ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा पढ़ लिया। अब उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल्स और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? 4.2 क्वेश्चंस हैं इसमें। रिजल्टेंट वेक्टर जो सा है इसमें 4 पार्ट्स हैं इसके। ठीक है ना, पहला पार्ट है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो सा होता है ये ऐसा वेक्टर होता है जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में मिलाने का काम करता है। यानी कि एक रिजल्टेंट वेक्टर जो सा होता है ये सारे के सारे वेक्टर्स के असर के बराबर होता है। यानी कि जब आप तमाम वेक्टर्स को जमा करेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर के सर्कल में, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जिन वेक्टर्स को आपस में मिला रहा है, तो आप मिसाल के तौर पर ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इस पहले वेक्टर की टेल को एंड वाले वेक्टर के साथ हेड के साथ मिला रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो सा होगा ये ए प्लस बी के इक्वल होगा। ठीक है, इसे कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ये अपने अंदर सारा असर रखता है कि ये अपने अंदर सारा के सारा असर रखता है जो ये दोनों यानी कि मिसाल के तौर पर कोई वेक्टर हैं जी ए और बी है, ये दोनों वेक्टर जो उनसे हैं ये इनफरादी तौर पर इस पूरी बॉडी को बयान नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इनफरादी तौर पर अकेला वेक्टर ही सारी बॉडी पर, यानी कि सारी बॉडी के वेक्टर्स को जमा करने के बाद जो सा इनफरादी वेक्टर आता है वो आर होता है। इससे हम ये क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सा रिजल्टेंट वेक्टर है वो पूरी बॉडी को अकेला ही बयान कर रहा होता है। ठीक हो गया? ओके हो गया? आप यहाँ से ये इक्विलिब्रियम की भी मिसाल ले सकते हैं कि इसकी पहली शर्त में क्या कहा था हमने कि तमाम फोर्सेस हैं एक, बल्कि ये रहने दें, जितना मैंने बताया है उतना ही करना है। आप बस आपने ये याद रखना है कि ये जो सा पहली शर्त में वो कहता है कि सारी की सारी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस एक जिस्म पर लग रही होती हैं, उन सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई? ये नीचे जो सा एफ़ लिखा है मैंने, ठीक है ना, ये जो सा एफ़ जाहिर कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसके रिजल्टेंट वेक्टर को जाहिर कर रहा है। ये रिजल्टेंट कंपोनेंट एफ एक्स है, ये रिजल्टेंट कंपोनेंट एफ वाई है। ठीक हो गया? यानी कि जब आप इन सारी फोर्सेस एक बॉडी है उस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर आप उन सारी फोर्सेस को आप इसमें मिलाओगे ना तो एक रिजल्टेंट वेक्टर एफ़ आएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर एफ जो सा है ये सारी फोर्सेस को अकेला ही बयान कर रहा है। ठीक हो गया? इस तरह एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को भी ये दोनों वेक्टर्स अकेले ही बयान कर रहे हैं। ये दोनों रिजल्टेंट वेक्टर्स अकेले ही बयान कर रहे होते हैं। टार्क क्या चीज़ है? टार्क क्या होता है? टार्क जो सा होता है ये तब पैदा होता है कि जब एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है। टार्क कब पैदा होता है? जब एक बॉडी, यानी कि कोई भी फोर्स है, ठीक है ना, किसी फोर्स के गिर्दिशी असर को टार्क कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सा है ये नट पेचकस है, ठीक है ना, ये एक नट को टाइट कर रहा है। ठीक है ना, जब ये ऐसे टर्न होगा, पहले ऐसे जाएगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि जो सा ये है ये हमेशा हम खोलते किस तरफ है? एंटी क्लॉकवाइज की तरफ हम इसको बंद करते हैं। जब क्लॉकवाइज की तरफ हम क्या करते हैं? बंद करते हैं। ठीक है ना, क्लॉकवाइज की तरफ हम बंद करते हैं, यानी कि जब हम इसे टाइट कर रहे होंगे, क्लॉकवाइज कर रहे होंगे और, ठीक है ना, तो इसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो टार्क पैदा करेगा, यानी कि फोर्स का एक गिरदशी असर, यानी कि फोर्स का अपने मरकज़ के गिर्द घूमना। हम फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, इस पेचकस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जो इसके मरकज़ के गिर्द आगे पीछे हो रहा है, जो इसके मरकज़ से आगे पीछे हो रहा है। यानी कि हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि फोर्स का गिरदशी असर यहाँ पर अमल कर रहा है। एक फोर्स नट के मरकज़ के गिर्द आगे पीछे एंटी क्लॉकवाइज, पहले हम ऐसे करते हैं, ऐसे टाइट कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज ऐसे, फिर हम यहाँ से उठाते हैं, फिर हम यहाँ पर रखते हैं, फिर क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से उठाते हैं, फिर यहाँ पर रखते हैं, फिर क्लॉकवाइज।
यानी कि एक फोर्स है जो गर्दिश में एक फोर्स जो नट के बिल्कुल मरकज़ में, बिल्कुल एक्सिस के गिर्द चक्कर लगा रही है उसके, तो उसे कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी फोर्स के गिरदशी असर को टार कहते हैं। और टार का फार्मूला क्या होता है? टार का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय L। ठीक हो गया, ये न्यूटन मीटर होता है। और टार की बाकायदा डायरेक्शन होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है ना, ये भी बताना ज़रूरी है। क्यों बताना ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि नट खुल रहा है कि बंद हो रहा है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेंटर ऑफ मैस क्या चीज़ है? सेंटर ऑफ मैस ये मैस का सेंटर होता है। इसमें जब हम मिसाल के तौर पर ये मैस है, इसका सेंटर कौन सा है? ये है मैस का बिल्कुल सेंटर जोन सा होता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मैस का सेंटर। यहाँ पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी बिल्कुल सीधा मूव करेगा, ना कि ये जब हम इधर लगाएंगे फोर्स से बॉडी घूम घूम के हरकत करेगा, घूम घूम के आगे की तरफ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये जिस्म में एक ऐसा पॉइंट भी है कि जहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी बिल्कुल सीधा मूव करता है। यानी कि इस पॉइंट को हम कहेंगे जी ये सेंटर ऑफ मैस है, क्योंकि इस पर फोर्स लगाने से ये सारा का सारा बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहा है बाकायदा। फिर इसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? आप बताएं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जोन सी होती है, ये क्या होती है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सेंटर पॉइंट है। मिसाल के तौर पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जोन सी होती है, ये किसी जिस्म के सेंटर में वो पॉइंट होता है कि जहाँ पर ये सारा के सारा बॉडी अमूदन ज़मीन इसे अपनी तरफ खींच रही होती है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर किसी जिस्म का हम इसकी ऐसी मिसाल से वाज़ा करते हैं कि इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, इसका हमने मैस लेना है, तो हम क्या करेंगे? इस बॉडी को तराजू में डाल देंगे। ठीक है ना, हम ऐसे थोड़ी करेंगे कि इसके इस साइड को तराजू के एक तरफ यानी कि डाल देंगे, तराजू के एक तरफ हम इस साइड को डालेंगे, फिर इस साइड को डालेंगे। ठीक है, हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा होता है ये बॉडी के सेंटर में होता है, इसलिए हम पूरी बॉडी को तराजू में डालते हैं, ना कि उसकी एक साइड को पहले डालते हैं और दूसरी साइड को बाद में डालते हैं। और हमें पता चल जाता है कि इसका वज़न क्या है, यानी कि वो फोर्स कि जिससे जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, उसे कहते हैं वज़न। ये वज़न कितना है? वज़न कब हम मालूम कर सकते हैं? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जोन सी होगी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के बिल्कुल दरमियान में। मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ये बॉडी के बिल्कुल दरमियान में ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ से बॉडी अमूदन नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। ठीक हो गया, यानी कि एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ से ज़मीन एक बॉडी को अमूदन अपनी तरफ खींचे, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ना कि अब मैंने इस पेन का मैस लेना है, मैंने इस पेन का मैस मालूम करना है, तो मैं इस पूरे पेन को तराजू के अंदर डालूंगा, इस पूरे पेन को मैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखूँगा ताकि मुझे इसका मैस मालूम कर सके, ना कि मैं इस पेन को पहले ये वाली यहाँ पर रखूँगा। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, यहाँ पर पहले हमने इसकी एक साइड का मैस लिया, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि दूसरी साइड का मैस लिया, ऐसा नहीं हो सकता। हम इसको पूरा मैस लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका मैस क्या है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका दरमियान में, जहाँ से ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, ज़मीन की ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके हो गया। अब उसके बाद है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। ये क्या होती है? लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, लाइक फोर्सेस मैं फिर आपको बता देता हूँ कि लाइक फोर्स क्या होती है और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं कि जिनकी डायरेक्शन और लाइक पैरेलल फोर्सेस जोन सी होती है, ये जोन सी होती हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, इनकी डायरेक्शन जोन सी होती है ये भी सेम होती है। और यानी मिसाल के तौर पर ये वेट फोर्स है, ये सारी की सारी फोर्सेस जोन सी होंगी एक बॉडी पर, वो हमेशा नीचे की तरफ मूव कर रही होंगी। मिसाल के तौर पर आपने ना शापर के अंदर सेब रखे हुए हैं, इसके सारा का सारा वज़न इन सेबों का, हर सेब का सारा वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये फोर्सेस आपस में क्या है?
पैरेलल हैं, यानी कि आगे जाकर ये मिल नहीं रही कहीं पर भी। इसलिए लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होगा कि इसमें तमाम फोर्सेस जो सी होंगी उनकी सिमत भी एक होगी, और उनकी और वो सारी फोर्सेस एक ही सिमत में अमल कर रही होंगी। ठीक हो गया। एक दूसरे के पैरेलल होंगी और एक ही सिमत में होंगी। हम ये भी कह सकते हैं एक ही सिमत में होंगी और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सीधी ऐसे होंगी, वो ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है ना, वो ऐसे भी हो सकती हैं, वो ऐसे भी हो सकती हैं, वो ठीक है ना। ऐसी यानी कि आपको शक्ल बनानी है कि ये जो सी लाइनें हैं ये आगे जाकर मिले ना, अब इसमें टकराएँ ना। मिसाल के तौर पर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं कि जिनकी सिमत मुखालिफ होती हैं और ये पैरेलल होती हैं। पैरेलल ये दोनों भी हैं। एक सेब है, उसको हमने रस्सी के साथ बांधा हुआ है, सेब के वज़न की वजह से ये स्ट्रिंग में, धागे में एक खिंचाव पैदा होता है। ये खिंचाव, खींचने की ताकत पैदा होती है जिसे हमने टेंशन का नाम दिया। टेंशन और डब्ल्यू जो सा हो गया हमेशा अपोजिट मूव करेगा। ये दोनों फोर्सेस कभी मिल रही नहीं है, किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी, इसलिए हम इन दोनों फोर्सेस को कहेंगे ये पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है, और इनकी सिमत मुख्तलिफ है, इसे हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। टॉर्क क्या है और कपल क्या है? टार्क और कपल में क्या चीज़ होती है? टार्क जो सा टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल होता है, जबकि यहाँ पर भी कपल में भी फोर्स होती है जो ए बी होती है, जो ए बी पर लग रही होती है। टार्क में मोमेंट आर्म पैदा हो रहा होता है। इसका फार्मूला कपल का ये है, टार्क का ये है, बस ये फार्मूला याद रखने हैं। इसमें मोमेंट आर्म पैदा हो रहा है, इसमें डायमीटर लिख रहे हैं, यहाँ पर मोमेंट आर्म लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? मोमेंट आर्म हमने पढ़ा था कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पर ये बॉडी एक्सिस जिस एक्सिस के गिर्द घूम रहा है वहाँ तक का फासला क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म कहलाएगा। इसके यहाँ पर जहाँ पर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, जितना मोमेंट आर्म बढ़ता जाएगा उतना ही टार्क भी बढ़ता जाएगा। यानी कि हमें आसानी होगी, हमें आसानी पैदा होगी इसे टाइट करने में और खोलने में, ये नेट को। ठीक हो गया। मोमेंट आर्म का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, किसका जिक्र हो रहा है? डायमीटर का क्यों जिक्र हो रहा है? क्योंकि ये स्पैनर है। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी का टायर हमें देखा होगा कि जिसे हम कहते हैं जी टी, ये इसे हम स्पैनर कहते हैं, ठीक है ना, जो अक्सर ये गाड़ियों का टायर को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पूरा हम इधर भी फोर्स लगा रहे होते हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे होते हैं। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। एक दूसरे के मुखालिफ होने की वजह से ये घूमता है, इसमें बॉडी घूमता है एक दूसरे के मुखालिफ होने की वजह से। चूँकि ये स्पैनर हर तरफ से इसका रेडियस सेम है, तो इसलिए हमें ए बी का डायमीटर लेना होता है। इसका ए बी का डायमीटर लेना होता है क्योंकि फोर्सेस दोनों तरफ अमल कर रही हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई? फोर्सेस चूँकि दोनों तरफ लग रही हैं, फोर्सेस चूँकि दोनों तरफ ठीक ना लग रही हैं, तो एक घुमाव पैदा होगा, एक घूमने की ताकत पैदा होगी जो दोनों तरफ लग रही है। इसलिए हम यहाँ पर डायमीटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला यहाँ पर आएगा। यानी कि एक बॉडी स्पैनर है, उसके शुरू से लेकर एंड तक का फासला, किसी भी ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों स्पैनर के पार्ट्स हैं, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का हमने सिर्फ और सिर्फ डायमीटर ए बी ये ज़ाहिर कर रहा है। इसमें हम मोमेंट आर्म की बात कर रहे होते हैं। इसमें बॉडी जो सा होता है क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। इसमें भी बॉडी क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। स्पैनर क्लॉकवाइज भी घूमता है, यानी कि हम नट को टाइट भी करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इसे खोलते भी हैं। यहाँ पर भी हम नाइट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर स्पैनर एक सर्कल में मूव करता है, एक सर्कल में मूव करता है। लेकिन यहाँ पर जो सा ये पेचकस है, ये जो सा है ये हाफ सर्कल में मूव करता है। हाफ सर्कल यानी कि ज़ीरो से लेकर कहाँ तक मूव कर रहा है? यहाँ पर ज़ीरो से लेकर फिर यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ज़ीरो कहाँ पर होता है? ज़ीरो यहाँ पर होता है, ज़ीरो फिर 90 फिर 270 फिर 360, यानी कि 360 डिग्री मूवमेंट होती है। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, 90 पर जाता है, 90 से 270 लगा रहता है, 90 से 270 तक की यहाँ पर मूवमेंट होती है। यानी कि 90 से 270 तक कहाँ यहाँ पर एक सर्कल प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर ज़ीरो से लेकर 360 डिग्री तक की रोटेशन होती है। ठीक हो गया, ये फ़र्क है। यहाँ पर ये फ़र्क बस 2-3 लिख देने हैं, ठीक है।
ये 3 है, यहाँ पर 3 लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। अब स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या पजीर इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तो वो बॉडी ऊपर की तरफ, बॉडी को जब हम ऊपर, यानी कि मिसाल के तौर पर ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ठीक है ना, इसको जब हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है कि वो पॉइंट के जहाँ से एक बॉडी को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाता है। फिर जब हम छोड़ते हैं तो वापस उसी पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि ऐसा क्या पजीर इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद जब छोड़ते हैं तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस अपनी बेस पोजीशन पर ही आ जाता है, जहाँ पर उसकी बेस होती है, जितना उसने जगह घेरी होती है उस जगह के हिसाब से जहाँ पर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका बन रहा था पहले, तो वो बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर उसका पहले बन रहा था उसी पोजीशन पर दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा है, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, और ये इसकी बॉडी की जगह भी नहीं तब्दील हुई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जगह तब्दील हो जाएगी। बॉडी है, ये है जी बॉल, मिसाल के तौर पर ये बॉल है, ये बॉल जब चलती है तो इसका, ये बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल जब चलती है, ये बॉल जब चलती है तो इसका ग्रेविटी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा है ये सेम रहता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों सेम रहता है? क्योंकि ये बॉल जो सी होती है, ना ही ये मिसाल के तौर पर बॉल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है कि सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से निकालते हैं ऐसे करके। इसका सेंटर, बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा। सेंटर से यहाँ एक बॉल है, हमने ए से बी तक उसको लेकर गए हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ऊपर करते हैं फिर नीचे करते हैं, लेकिन इसकी पोजीशन तब्दील नहीं होती। यहाँ पर बॉडी ए से बी की तरफ मूव करता है, और जब ए से बी की तरफ मूव करता है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता, इसकी पोजीशन तब्दील होती है, बस ये फ़र्क है। हेड टू टेल रूल क्या होता है? हेड टू टेल रूल में हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं, और एंड में जो सा वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलाता है। ये है जी, ये है हेड टू टेल रूल, ये है हेड टू टेल रूल, ठीक है ना। इसमें एक बंदा कहता है जी ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, मुझे नहीं पता, इन दोनों को जमा करके बताओ। हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए से जमा करेंगे। ये ए वेक्टर को पहले हम ऐसे लाइन करेंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और फिर उसके बाद बी वेक्टर को हम ऐसे बनाएंगे। ए वेक्टर एक्स एक्स से, जैसे ही ए वेक्टर यहाँ पर रखा हुआ है वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया। वैसे ही यहाँ पर बी वेक्टर था, बी वेक्टर को हमने ए वेक्टर के सिरे से शुरू किया है, और जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है जितनी भी इसकी मिकदार है और सिमत है, बिल्कुल हमने वैसा ही इसको शो किया। यहाँ पर ए वेक्टर को भी हमने मिकदार और सिमत के लिहाज से वैसा ही शो किया है, और एंड में जो सा वेक्टर आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से मिलाता है। अब आगे है जी आ फोर्स, ठीक है ना। एक फोर्स है वो रिजॉल्व होती है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है ना। यानी कि इसमें हमने बताना है कि एक फोर्स है वो रिजॉल्व होती है उसके कंपोनेंट्स में, उसके फार्मूले बता देने हैं, एफ कास थीटा और एफ साइन थीटा। एफ एक्स एक फोर्स है, एवरी वेक्टर हैज़ एन कंपोनेंट्स, कोई सा भी वेक्टर होगा, वेट है। वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर हमेशा किसी वेक्टर किसे कहते हैं? हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर की सिमत, मिसाल के तौर पर वेट है, वेट भी एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर फोर्स है। फैक्टर मिकदारें जो सी होंगी उनके कंपोनेंट्स होते हैं बकायदा, जो सी उसको बता रहे होते हैं कि एक वेक्टर इस तरफ को मूव करेगा। वो कह रहा क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, ये बताना है हमने बस। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले हमने ये डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनाने के बाद
कास थीटा, ये मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया हुआ है, बहुत ही प्यारे अंदाज से बताया आपको कैसे याद करना है, ठीक है ना। आपने पिछली वीडियो देख लेनी है मेरी। इक्विलिब्रियम में जिस्म कब होगा? इक्विलिब्रियम में जिस्म कब होगा, इसकी दो कंडीशन होती हैं। एक तो बॉडी रेस्ट में हो, या फिर एक बॉडी वक़्त के मसावी वक्फ़ों में मसावी फासला तय करे, यानी कि उस वक़्त के मसावी वक्फ़े यानी कि एवरी 5 सेकंड में एवरी 5 मीटर डिस्टेंस तय करे। पहले 5 सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, दूसरे वक्फ़े 5 सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस तय किया, तीसरे वक्फे 5 सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस तय करी। इस पोजीशन में एक बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है और एक रेस्ट पोजीशन, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है हमें? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि एक बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर जो सा होता है वो इज इक्वल टू 0, यानी कि सिग्मा एफ समीशन एफ इज इक्वल टू 0। एक बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस जो सी होती हैं वो 0 के इक्वल होती हैं। इसी तरह उन फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स का भी सम इज इक्वल टू 0 होता है। समीशन एफ इज इक्वल टू 0, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। बस हमने ये 3 लिखनी है बस। सेकंड कंडीशन में क्या कहते हैं कि एक बॉडी पर तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं, इनके जितने भी टार्क लग रहे हैं, एक बॉडी है यहाँ के ये बॉडी है, इस पर जितने भी टार्क अमल कर रहे हैं, पहले ये इस तरफ को मूव कर रहे हैं, यानी कि सिग्मा टार्क इज इक्वल टू 0। एक बॉडी पर तमाम टार्क्स जो 2 फोर्सेस ऐसी हैं कि जिनकी मिकदारें सेम हैं, उन 2 फोर्सेस की वजह से जितने भी टार्क एक बॉडी में प्रोड्यूस होंगे जो एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है ना, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हों और क्लॉकवाइज हों, उनका सम क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। यह मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत ही प्यारे अंदाज में बताया मैंने, ठीक है ना। समीशन टार्क इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल क्या चीज़ है? कोई भी एग्जाम्पल दे दूँ कि इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल क्या है? 4.10 सवाल है, इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल क्या है? इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल कोई सी भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, मिसाल के तौर पर एक तस्वीर है, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम में होगी। जो ये कील है, ठीक है ना, एक तस्वीर है जिसका वेट नीचे की तरफ है और इसको 2 स्ट्रिंग्स आपस में ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, इसे T1 और T2 का नाम दे देंगे। यानी कि एक तस्वीर के जिसका वेट नीचे की तरफ है और इसको 2 स्ट्रिंग्स ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये स्टेबल होगी, यानी कि अपनी जगह से मूव नहीं कर रही होगी, ये रेस्ट में होगी, इसलिए ये इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। बस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल और भी बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर एक रखा हुआ पेन है, ये भी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस, ठीक है ना, 0 है। अगर इसकी वेट की फोर्स ज़्यादा होती तो ये पेन क्या करता? ये पेन नीचे की तरफ ये रजिस्टर को फाड़ कर नीचे गिर जाता ना। अगर ये वेट इसका हल्का होता तो ये पेन जो सा ये ऊपर चला जाता, हवा के साथ उड़ जाता। क्योंकि ये अपनी ये पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, रेस्ट की हालत। अब एक बॉडी है वो रेस्ट में है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, उसको जब हम ऊपर की तरफ ऐसे करके फेंकते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर ये बॉडी थोड़ी देर के लिए रुकता है। वो पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल स्पीड क्या होती है? इनिशियल स्पीड फॉर एग्जांपल इसकी है जी 2 मीटर पर सेकंड। जब ये ऊपर की तरफ पहुंचता है तो इसकी फाइनल स्पीड हो जाती है 0। स्पीड 0 होती है लेकिन ये रेस्ट में नहीं होता, वापस नीचे आता है। यानी कि जब आप बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो इसकी एंड वाली पोजीशन जो सी एंड वाली पोजीशन होगी, यहाँ पर एक बॉडी रेस्ट में तो आ जाता है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इसे कहते हैं जी ये बॉडी जो सा ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसने मज़ीद आगे मूव करना है, ठीक हो गया। यानी कि रेस्ट में है, ये पड़ा रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन एक बॉडी है वो ऊपर की तरफ गया और थोड़ा सा रेस्ट किया, उसने नीचे की तरफ गया, ठीक है ना। हम ऊपर वाली पोजीशन जहाँ पर थोड़ा सा रुका है, हम इससे इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे क्योंकि बॉडी ने अभी आगे की तरफ मूव करना है। अभी इस बॉडी ने मूव करना थोड़ी देर के लिए रुका है। भाई क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए रुका है। इक्विलिब्रियम
की शर्त नहीं कबूल हो रही। यानी कि इक्विलिब्रियम वो होता है कि एक बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहे, जगह से हिले ही ना बिल्कुल। उस बॉडी ने ऊपर जो सा गया है उस बॉडी ने वापस नीचे भी तो आना है, तो एक रेस्ट पोजीशन टूट जाएगी। जब रेस्ट पोजीशन टूट जाएगी तो इक्विलिब्रियम भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में ही नहीं रहता वो बॉडी। ठीक है ना, जब एक बॉडी ऊपर की तरफ जाता है और नहीं वापस नीचे की तरफ आता है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। सबसे ऊपर वाले टॉप वाले पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि उस बॉडी ने मज़ीद मूव करना है। अब एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है, और वो बकायदा चल भी रहा है, क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा? वो फिर भी इक्विलिब्रियम में, एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रही है लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है। ऐसा कैसे हो सकता है? इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त हमने पता है कि अगर कोई जिस्म वक़्त के मसावी वक्फ़ों में मसावी फ़ासला तय करे तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। मिसाल के तौर पर जब हमने बॉडी को ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद वो थोड़ा सा रुका और वापस नीचे आया। यानी कि एक बॉडी है, ये बॉल है, जब हमने इसको ऊपर फेंका और इस पॉइंट पर थोड़ा सा रुका और ये वापस नीचे की तरफ आया, तो ये ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। ऊपर जाने में इसे 4 सेकंड लगे और नीचे आने में भी इसे 4 सेकंड लगे, और इन्हें वक़्त का मसावी यहाँ पर 4 सेकंड है, और इसने फासला कितना कवर किया दोनों में इसने? सही, यानी कि ऊपर भी इसने फासला तय किया, कोई 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह इसने नीचे आते हुए भी इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। एक बॉडी है, आप ये रहने दें, ठीक है ना। आपने ये बस ये याद रखना है कि एक गाड़ी है, वो वक़्त के मसावी वक्फ़ों में मसावी फासला तय करी जा रही है। एक गाड़ी है, वो पहले 5 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे 5 सेकंड में फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, फिर तीसरे 5 सेकंड में फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है ना। तो वो जो सा जिस्म होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि वो वक़्त के मसावी वक्फ़ों में मसावी फासला तय करी है। बेशक उस पर फोर्स लग रही है, हम उसे चला रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर जाने का वक़्त भी 4 सेकंड था, नीचे आने का भी वक़्त 4 सेकंड था। डिस्टेंस इसने 5 मीटर ऊपर की तरफ भी तय किया, नीचे की तरफ भी 5 मीटर डिस्टेंस तय किया। हम ठीक है ना, यहाँ पर वक़्त के मसावी वक्फ़ों में मसावी फासला तय हो रहा है, इसलिए ये भी जिस्म इक्विलिब्रियम में है। जबकि जो सा थोड़ी देर के लिए ऊपर रुकता है ना, ये रेस्ट, इसमें पोजीशन, ये वाली पोजीशन जो सी थोड़ी देर के लिए रुकता है, ये ऊपर ये वाली पोजीशन जो सी होगी, इस पर फोर्स लगी है बाकायदा, लेकिन एक जिस्म ने मसावी वक्त में मसावी फासला तय किया है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में है। चूँकि ये बॉडी जो सा है ये रेस्ट में आ तो जाता है, लेकिन इसने वापस नीचे भी तो आना है, इसलिए ये जो सा बॉडी ऊपर थोड़ा सा रुकता है। इसे हम भाई ये कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि अभी इसने मूव करना है। एक बॉडी ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है ना, वो तो भाई इक्विलिब्रियम में ही होगा। अब हमें पता है कि व्हीकल्स है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, ठीक है ना। उसके बॉटम को हैवी क्यों बनाया जाता है? ताकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सी है वो ज़्यादा हो सके, और स्टेबिलिटी, ताकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सके और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम, यानी कि ये रहने दें, ठीक है ना, ये रहने दें। ये हम इसको इसलिए बनाते हैं ताकि जो सा बॉटम है वो ज़्यादा जगह घेरे। बॉटम हैवी क्यों रखते हैं? क्योंकि जो सा बेस है वो ज़्यादा जगह कवर करे, रोड की ज़्यादा जगह कवर करे, और जब बॉडी जो सा है वो टार्क थोड़ा सा मुड़े। पर ये है मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर समझाया हुआ था आपको कि ये ठीक है ना, स्टेबिलिटी, यानी कि व्हीकल्स है उसका बॉटम हम हैवी क्यों बनाते हैं? ताकि ये बॉडी जो सा है ये ज़्यादा एरिया कवर करे, ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर करे, और जब ये मुड़े ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये पलट ना जाए गाड़ी, यानी कि इसका जो सी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस, यानी कि को मिलाने वाली लाइन बेस से बाहर ना जाए और ये बॉडी मुड़े ना। यानी कि एक बॉडी है, जब आप उसको एरिया ही कम दे रहे हो
उसका बेस ही उसका कम है, एक बॉडी है मिसाल के तौर पर ये है, ये इसका बेस ही अगर कम है तो ये क्या अपनी जगह पर बरकरार रहेगी? नहीं ना, गिर जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर क्या है, अगर इसका बेस ही कम होगा तो ये मुड़ने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होगी जो इसे बाहर की तरफ धकेल देगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को बड़ा भी बनाते हैं और हैवी भी बनाते हैं। अब एक चीज़ है वो बड़ी बनेगी तो इसलिए उसका वज़न भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए इसका बेस बड़ा बनाते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो सके और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस को मिलाने वाली लाइन मैस से बॉडी गाड़ी से बाहर ना निकल सके। अगर वो बाहर निकल जाएगी तो ये गाड़ी पलट जाएगी। बस आपने ये लिखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ख़त्म करने के लिए और सेंट्रीपिटल फोर्स को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को ज़्यादा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा हैवी बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं। ओके हो गया, समझ आ गई। अब अगला है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है कि जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ऊपर की तरफ जाता है और वापस अपने बेस पर वापस आ जाता है। यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम के अपोजिट इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर बॉडी को थोड़ा सा हिलाने पर, थोड़ा सा ऊपर करने पर वापस अपनी बेस पोजीशन पर आ जाए। इसे कहते हैं जी, ये क्या अपोजिट इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वापस अपनी जगह पर आ गया, यानी कि एक बॉडी वापस अपनी बेस पोजीशन पर आ गई, यानी कि जहाँ पर ये पड़ी हुई थी बॉडी वापस उसी पोजीशन पर आ गई। उसे कहते हैं क्या अपोजिट इक्विलिब्रियम। गैर के अपोजिट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा होता है ये ऊपर होता है, ये पहले से ही ऊपर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये जब बॉडी अपने बेस पर खड़ा नहीं हो पाता तो ये बॉडी जो सा है ये वापस नीचे की तरफ गिर जाता है। गैर के अपोजिट इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ऊपर होता है फिर नीचे आता है। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होता है, हम इसे खुद ऊपर लेकर जाते हैं और वापस अपनी सेम पोजीशन पर आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, ये पहले ही ऊपर होता है, पेन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, ठीक है ना। हमें पता है कि रोड की एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी कि रोड के बिल्कुल दरमियान में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, इसलिए ये इसको हम रोड मान लेते हैं और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ऐसा है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है ना। जब हम इसको ऐसे खड़ा करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। गैर के अपोजिट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये अपनी पोजीशन पर बरकरार नहीं रह सकेगा, यानी कि ये इस पोजीशन में था, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन में आ गया और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तब्दील हो गया, ये ऊपर से नीचे आ गया। बस हमने ये कहना।